एक सीकर ने क्वेश्चन पूछा है, रिलेशनशिप में पीस के लिए ईगो फीडिंग मुझे बहुत ही डिपेंडेंट, कमज़ोर और इनऑथेंटिक महसूस कराती है। अपनी कंपनी को एंजॉय करने की कोशिश मुझे कभी कभी बहुत ही लोनलीनेस से भर देती है। लेट गो करने पर मुझे ऐसा लगता है जैसे चीज़ों से मेरी ग्रिप ख़त्म हो रही है और वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। रिस्पांस ना मिलने के कारण मैंने अपना दुख दर्द कहना लगभग बंद कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर दुख दर्द भारी मात्रा में बना रहता है। होम फ्रंट पर डिस्टरबेंस मुझे स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होने दे रहा है। मैं क्या करूं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं वैसे लिखी गई हैं, तो मैं जब क्वेश्चन टाइप करूंगा तो उसी तरीके से लिख दूंगा क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही रियलिस्टिक है और कुछ बातें हमें इसको समझनी होंगी, तभी हम इसका ठीक से इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। देखिए, जब आप दूसरे की ईगो फीडिंग करते हैं तो आप क्यों ईगो फीडिंग करते हैं? आप ईगो फीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप रिलेशनशिप को में पीस को मेंटेन करना चाहते हैं। और ईगो फीडिंग करने का मतलब ही यही है कि आपको, चूंकि दूसरे का ईगो हम पसंद नहीं करते, इसलिए हमको दूसरे को महत्व देना पसंद नहीं है, लेकिन हम ईगो फीडिंग करके उसको किसी तरीके से शांत कराना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप ठीक से चलती रहे। तो ईगो फीडिंग हम उसी की करते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन ईगो फीडिंग करके हम उसको महत्व देते हैं। तो हमें दूसरे को, जिसे कि हम महत्व नहीं देना चाहते हैं, उसे जब हमें महत्व देना पड़ता है तो इसका मतलब हमें अपने सेल्फ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें अपनी ओपिनियन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें अपनी जो विचार है हमारा उस व्यक्ति के बारे में, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जब हम दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं के से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उससे हमारी सेल्फ इस्टीम गिर जाती है, और सेल्फ इस्टीम का गिरना अपमानजनक महसूस होता है। यहाँ पे लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको गौर करना चाहिए, वो ये है कि दूसरे को महत्व देने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी सेल्फ इस्टीम गिर जाने से। अगर मान लीजिए आपकी स्टीम ना गिरे, सेल्फ इस्टीम ना गिरे अगर आपकी, तो दूसरे को महत्व देने से कोई फ़र्क नहीं आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो हम सेल्फ इस्टीम को कैसे गिरने से बचाएं? देखिए, सेल्फ इस्टीम को अगर हम किसी और दूसरे तरीके से सेल्फ इस्टीम को अगर हम ऊपर उठा सकें तो रिलेशनशिप को में पीस क्रिएट करने का टेम्परेरी जो अरेंजमेंट है उसको हम चलाते रह सकते हैं, दूसरे को महत्व दे सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमें अपनी सेल्फ इस्टीम को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब हम अपनी सेल्फ इस्टीम को ऊपर उठाते हैं तभी हम इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सेल्फ इस्टीम एक इलेक्ट्रिसिटी की तरीके से, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ जाती है तो अंधेरा चाहे कितना ही गहरा हो, लाइट जल जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप लाइट जला देंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अंधेरा चला जाएगा। तो आप सेल्फ इस्टीम कैसे बढ़ाएं? याद रखिए, ये जो सेल्फ इस्टीम है ये आती है स्ट्रेंथ से। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उससे आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है। अब ये स्ट्रेंथ क्या लाइफ की नॉलेज से आ सकती है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी की जब आप शुरुआत करते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पर आप चलते हैं शुरुआत में, तो शुरुआत में स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के वक्त नॉलेज ऑफ लाइफ, जो जीवन के बारे में ज्ञान है, और जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जीवन के बारे में जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपको उसी परिस्थिति को किसी दूसरे व्यक्ति ने कैसे स्टडी किया है, कैसे जिया है, इसकी समझ से पैदा होती है नॉलेज ऑफ लाइफ। लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो नॉलेज ऑफ लाइफ से नहीं आती है शुरुआत में, क्योंकि आपकी जो नॉलेज ऑफ लाइफ है और स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने पहले कहा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? स्ट्रेंथ आती है स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करने से। जैसे अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि जीपीएस जो है वो आपकी गाड़ी को डायरेक्शन देता है। आपने अमेरिका से ये क्वेश्चन पूछा है, तो अमेरिका में तो जीपीएस से ही लोग रास्ता ढूंढते हैं अपना। तो जीपीएस जो है वो आपको डायरेक्शन देता है, जीपीएस की मदद से आप कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जीपीएस एक अलग चीज़ है, डायरेक्शन देना एक अलग चीज़ है, नेविगेशन करना एक अलग चीज़ है, और कार के अंदर पेट्रोल होना एक अलग चीज़ है। पेट्रोल आपकी कार को आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है और जीपीएस उसको डायरेक्शन देता है। जीपीएस
कि डायरेक्शन देना या नेविगेशन देना पेट्रोल की स्ट्रेंथ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी प्रकार स्पिरिचुअल टेक्निक जो है वो आपको स्ट्रेंथ देती है बुरे समय में अपने आप को खड़ा कर पाने की, मैनेज कर पाने की। जब आप बुरे समय में खड़े हो पाते हैं, अपने आप को मैनेज कर पाते हैं और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं बुरे समय में अपने आप को मैनेज कर पाऊंगी, जैसा कि मैंने पिछली बार किया, तो मैंने जब बुरे समय में अपने आप को मैनेज कर पाऊंगी तो इससे सेल्फ स्टीम मेरे अंदर डेवलप होती है, ये कॉन्फिडेंस आता है, इस कॉन्फिडेंस से भी सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। ओके। और नॉलेज ऑफ लाइफ से मैं सिचुएशन का समाधान निकालती हूँ, जैसे कि जीपीएस से मैं नेविगेट करके समस्या का रास्ता ढूंढती हूँ। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्रश्न अब ये उठता है कि क्या आपने कोई स्पिरिचुअल टेक्निक अपने लिए चुन ली है अब तक? जैसे स्पिरिचुअल टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं। एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जाप करना, दूसरी स्पिरिचुअल टेक्निक है ब्रीथ, पेट से गहरी गहरी सांस लेना है और अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, ये दूसरी स्पिरिचुअल टेक्निक। तीसरी स्पिरिचुअल टेक्निक जो है वो ये है कि आप अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपकी एडवर्स हो जाए तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगिए जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हनुमान चालीसा के अंदर एक दैवीय शक्ति है, उस दैवीय शक्ति से तुरंत नकारात्मकता खत्म हो जाती है और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो सुबह उठते ही जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी शुरू होती है, तुरंत आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ करके ही आप सोइए। रात में सोते वक्त आप जो है जब सोने लगिए तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। जब भी आपको कभी अचानक नेगेटिविटी महसूस होती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। ये हनुमान चालीसा भी आप पैरेलल करने से नेगेटिविटी दूर होती है। फिर एक स्पिरिचुअल टेक्निक है, उसे कहते हैं डेथ मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे सामने कोई डिफ़िकल्टी आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम अपना बस लेट जाते हैं और लेटने के बाद हमें महसूस होता है जैसे कि हम मर गए हो। अब जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है, मरने से हमारा सारा जो माइंड की जो इतनी एक्टिविटी है वो सब सीज़ हो जाती है। तो उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम अपनी नेगेटिविटी के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ देते हैं। जो भी हमारे अंदर चल रहा होता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब जब हम मर ही गए तो फिर हमको क्या किसी चीज़ के ऊपर बॉदर करने की क्या ज़रूरत है। तो मरे हुए शरीर और मन से हम तुरंत अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको मरा हुआ देखने वाले हैं। तो जैसे ये डिस्टेंस क्रिएट होती है मरे हुए शरीर और मरे हुए मन से अपने आप को अलग करके देखने की, तो ये डिस्टेंस जो है वो तुरंत आपको रिलैक्स करती है। तो आधा घंटा अगर हम इसको प्रैक्टिस करें रोज़, अपने आप को बस ऐसे पड़े रहें जैसे कि हम मर गए हों, तो इससे हमें जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और काफ़ी हम ठीक महसूस करते हैं। नेगेटिविटी के ऊपर काफ़ी इसका इम्पैक्ट आता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे डेथ मेडिटेशन करते हैं। फिर एक चीज़ होती है, उससे एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं कैथारसिस। कभी कभी कैथारसिस ठीक से प्रैक्टिस ना करने की वजह से आपको जो है बाकी स्पिरिचुअल टेक्निक्स आपके ऊपर वर्क नहीं करती। तो कैथारसिस कैसे फॉलो करें, जैसे आप बैठ जाइए, जैसे ही आपको नेगेटिविटी हो आप ऐसे देखिए कि जैसे कि आपके सिर के अंदर से नीला फाउंटेन निकल रहा है जहर का, नेगेटिविटी के जहर का नीला फाउंटेन आपके अंदर से निकल रहा है, सिर के अंदर से आपका निकल रहा है, माथे से आपका फाउंटेन निकल रहा है। अब आप बैठे रहिए और फाउंटेन को निकलने दीजिए, जितनी तेज़ी से वो निकल सकता है उतनी तेज़ी से निकलने दीजिए। तो इस तरीके से जहर को अपने अंदर से ऐसे निकलता हुआ देखेंगे तो आप धीरे 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 आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। फिर कैथारसिस में ये है कि आप जो है एक तकिया में जिस व्यक्ति से नाराज हैं, जिसने आपको अपमानित किया है, उसके चेहरा देखिए और उसके ऊपर घूसा मारिए। तो धीरे 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 आप वाकई महसूस करने लगेंगे कि आप उस व्यक्ति को घूसा मार रहे हैं और घूसा मारते मारते आपको जो है आपके अंदर का क्रोध जो अंदर दबा हुआ है वो धीरे धीरे क्रोध निकलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको तकिया की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में ही उसको घूसा मारते रहेंगे, मन की स्टेज में, मन के थिएटर में उसको घूसा मारते रहेंगे और घूसा मारते हुए अपने आप को उसको देखते रहेंगे। फिर धीरे 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 वो व्यक्ति हट जाएगा और बाकी लोगों से भी आपकी नाराज़गी अंदर जो दबी हुई है वो भी बाहर आना शुरू होगी, उनको भी घूसा मारेंगे। फिर थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे एकदम जानवर ही हो गए हैं, शेर की तरीके से हो गए हैं, पूरे शहर के ऊपर टूट पड़े, पूरे शहर को तोड़ फाड़ रहे हैं, पूरे शहर को का खून निकाल रहे हैं, सबको आप अपने पंजों से चीर फाड़ रहे हैं। तो आप जब इस तरीके से करेंगे तो सारी आपके अंदर की जितनी वायलेंट टेंडेंसीज़ हैं, एंगर, रिप्रेशन, सारी चीज़ें, जितना रिग्रेशन, सब चीज़ आपकी धीरे धीरे करके रिलीव हो जाएगी और आपका अंदर जो हृदय है वो सर्द पड़ जाएगा। उसके बाद जब आप कोई स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करते हैं
तो स्पिरिचुअल टेक्निक वर्क करती है। उससे पहले डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा रहता है कि फिर स्पिरिचुअल टेक्निक वर्क नहीं करती। तो इस प्रकार जब आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ से सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी। जब सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी तो अगर आप दूसरे को ईगो फीडिंग करना भी पड़ता है किसी ज़रूरी वजह से, तो भी आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आपके ऊपर ईगो फीडिंग करने के बाद उसका महत्व, उसका कोई फ़र्क नहीं आपके ऊपर पड़ेगा ईगो फीडिंग करने के बाद, उस दिन आपको ईगो फीडिंग करने की भी ज़रूरत धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप इस तरीके से प्रयास कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपनी सिचुएशन को मैनेज कर सकेंगी।